दिल्ली में आज खूब हंगामा हुआ है। एक तरफ देश के अन्नदाता दिल्ली कूच कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जिन नेताओं को जनता ने चुनकर संसद भेजा है वो लोग ही संसद चलने नहीं दे रहे हैं। करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सभी खबरें दिखाता हूं जो आपको देखना और जानना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि आज कौन कौन सी वो खबर है जो 8 से 9 आप देखने वाले हैं। तो 8 से 9 जो खबर है वो कौन कौन सी है, मैं शुरुआत कर देता हूं। आज भी शुरुआत सबसे पहले संसद की तस्वीर से करेंगे। संसद की तस्वीर से क्यों करेंगे? अडानी के मुद्दे पर हंगामा चल रहा है। आज तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मोदी, अडानी भाई भाई वाला मास्क लगाकर पहुंचे थे। बीजेपी ने एक बार फिर जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठा दिए। और हां, राज्यसभा में 500 के नोटों की गड्डी मिली है, इस पर भी बवाल मचा है। सब चल रहा है, सब चल रहा है, हो हंगामा खूब चल रहा है, बस संसद नहीं चल रही है, संसद नहीं चल रही है, जिससे हमको आपको मतलब है। दूसरी खबर में आपको किसानों के दिल्ली मार्च की तस्वीर दिखाएंगे। किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। 2.5 घंटे बाद किसान पीछे हटे, लेकिन इस बीच खूब हंगामा हुआ है। आंसू गैस के गोले भी चले हैं। सब दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। इंदौर से अच्छी तस्वीर आई है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को तुरंत सजा मिल रही है। 1 घंटे तक ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में मदद करना होगा, कर रहे हैं लोग। चौथी खबर में आपको एक रिसर्च दिखाएंगे जो ट्रैफिक से ही जुड़ा है। ट्रैफिक में आपका कितना समय बर्बाद हो जाता है, विस्तार से बताएंगे, सब कुछ देख लीजिएगा। 5वीं खबर में आपको डिंडौरी के सरकारी स्कूल की तस्वीर दिखाएंगे। आप भी देखकर कहेंगे काश सभी सरकारी स्कूल ऐसे ही हो जाते। अच्छी तस्वीर है, आपको देख के अच्छा लगेगा और बहुत सीख भी मिलेगी। छठी खबर में आपको छत्तीसगढ़ की दिखाएंगे। आदिवासी समाज के लोगों की एक अनोखी फौज है। आदिवासी भाइयों की फौज जो आजादी से भी पहले बनी है। विस्तार से पूरी कहानी बताएंगे। अनुशासन देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि ऐसा अनुशासन सभी को बनाए रखना चाहिए। साथ ही खबर में बात करेंगे शाह के ऐलान और शाह सरकार के एक्शन के बाद नक्सलियों को करारा जवाब मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर क्या है वो बता देते हैं। सबसे पहली खबर है अडानी, जॉर्ज, कैश, सब कुछ चल रहा है, बस संसद नहीं चल पा रही। संसद के अंदर भी हंगामा हो रहा है, संसद के बाहर भी हंगामा हो रहा है। 10 दिन हो गए, लेकिन संसद सिर्फ 16 घंटे ही ठीक से चल पाई। उसमें भी 3 और 4 दिसंबर 2 दिनों में ही करीब 15 घंटे कामकाज हो सका है। नहीं तो बाकी आपको मिनट टू मिनट दिखा ही रहे थे। कैसे चंद मिनटों में ही संसद की कार्रवाई शोर की भेंट चढ़ गई। आज संसद के अंदर बीजेपी ने कांग्रेस के अडानी वाले नारे का जवाब जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का मुद्दा उठाकर दिया। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का मुद्दा उठा दिया। फिर शोर हुआ, हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। इधर अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता मुंह पर मोदी अडानी भाई भाई वाला मास्क लगाकर संसद पहुंचे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नेता श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। इसी बीच कांग्रेस नेताओं के मास्क वाली तस्वीर चर्चा में आ गई। कांग्रेस नेताओं की ये जो मास्क वाली तस्वीर थी चर्चा में आ गई। मुंह पर मोदी अडानी भाई भाई लिखा, मास्क और हाथ में संविधान की कॉपी। कांग्रेस सांसदों ने काले मास्क और संविधान की कॉपी के साथ विरोध जताया। कांग्रेस के नेता एक एक करके बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करने लगे। इसी बीच एक तस्वीर जो सुर्खियों में है, राहुल गांधी ने अपनी संविधान वाली प्रति बाबा साहेब के चरणों में अर्पित कर दी। बीजेपी कांग्रेस में जारी वार पलटवार के बीच आज एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई है। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे से बात करके ठहाके लगाते नजर आए। क्यों ये अद्भुत तस्वीर है? क्योंकि आप जानते हैं कि विपक्ष के और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमेशा आप देखते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर ही शुरू रहता है, लेकिन आज 2 बड़े नेता ठहाके लगा रहे थे, इसलिए मुझे इस खबर पर इसका जिक्र करना पड़ा। संसद के बाहर की ये खूबसूरत तस्वीर है। फिर कह रहा हूं, ये संसद के बाहर की तस्वीर है। अब आपको संसद के अंदर लिए चलता हूं, अंदर की तस्वीर दिखा देता हूं। आज जब 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो संसद में लोकसभा स्पीकर के आते ही जय श्री राम और जय संविधान के नारे गूंजने लगे। लोकसभा स्पीकर ने थोड़ी देर सांसदों को शांत कराया, लेकिन हंगामा होते देख 1 मिनट के अंदर ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू की गई।
यह कार्यवाही 7 मिनट तक तो हल्के शोर शराबे में चलती रही, लेकिन ठीक 12:08 पर जैसे ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोलने के लिए खड़े हुए, राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर सवाल उठाने लगे। फिर क्या था, इधर ये सवाल उठा रहे थे, उधर विपक्ष हंगामा करने लगा और फिर 1 मिनट के अंदर ही ठीक 12:09 पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुन लीजिए आज संसद के अंदर कैसे हंगामा हुआ और निशिकांत दुबे ने क्या आरोप लगाए हैं। इस पर प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया है। प्रियंका गांधी नई संसद पर पहुंची हैं और संसद में पहुंचकर आरोप का पलटवार कर रही हैं। सुनना चाहिए आपको, सुनिए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ, कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ। स्पीकर महोदय, ओसीसीआरपी आपको भी मौका मिलेगा, इंडिया फाउंडेशन मौका के मिलेगा, साथ प्लीज। कांग्रेस के रिलेशन है। सारा पैसा ओसीसीआरपी को यूएस गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहा है। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 9 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये लोग कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी पर सवाल उठे तो बहन प्रियंका ने साफ कह दिया, कुछ भी कहिए फर्क नहीं पड़ता है। प्रियंका ने क्या कहा, कुछ भी कहिए फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। कह दिया था राहुल गांधी देश का अहित चाहते हैं। सुनिए। राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। जिस जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी का नाम जोड़कर सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले भी हिंडनबर्ग अडानी मुद्दे में उनका जिक्र हो चुका है। सोरोस अमेरिकी बिजनेसमैन हैं जो मोदी के मुखर आलोचक हैं। बीजेपी राहुल गांधी के साथ सोरोस का कनेक्शन बताती रही है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि एक बार फिर कांग्रेस ने अडानी का मुद्दा उठाया है तो बीजेपी जॉर्ज सोरोस को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाने लगी। सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया है, लेकिन संसद में आज एक और चर्चा रही, कैश कांड की। कैश कांड क्या है देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित सीट नंबर 222 से संसद सुरक्षा अधिकारियों ने 500 रुपए के नोटों की गड्डी बरामद की। सदन में धनखड़ के इस दावे पर कांग्रेस सांसदों ने जमकर हंगामा किया। खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आरोपों से इंकार किया है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया है। संसद में कैश कांड पर पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Denomination is 500 rupees. All these are subject to serious investigation. जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है। हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले। उसमें एक लॉक और की हो जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में उसको लॉक करके जाए। जांच से पहले ही नाम बताने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। सीधे मुद्दे की बात यही कि कैश कांड को लेकर अभी जांच जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी कैश कांड पर आमने सामने है। जो भी अपडेट होगा बताएंगे। फिर कह रहा हूं, सीधे मुद्दे की बात यही है कि अडानी, जॉर्ज, कैश सब कुछ चल रहा है, बस संसद नहीं चल पा रही है। चलने दीजिए भाई, आम जनता का पैसा लगा है, बहुत पैसा लगता है माननीयों की खातिरदारी में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं आपको। अगली खबर देख लीजिए आप। किसान फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं और आज तस्वीर भी आई है, बयान भी आए हैं।
और आगे का क्या एजेंडा है, ये सब कुछ भी आया है। एक तरफ किसान दिल्ली आने की जिद पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें दिल्ली आने से रोक रही है। शंभू बॉर्डर पर 101 किसानों का जत्था आज दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हरियाणा पुलिस ने किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया। किसानों और पुलिस के बीच कई बार झड़प भी हुई। किसान पैदल मार्च करके दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें 7 किसान घायल हो गए। आज दिन भर कैसे किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच तनातनी चलती रही, देखना चाहते हैं? रिपोर्ट देख लीजिए, सब समझ जाएंगे। देखिए। शरेआम गुंडागर्दी हो रही है, पंजाब की हद में खड़े हैं हम लोग। ਜਿਹੜਾ ਆਥੂ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। बुलेट की भी आवाज आई है, सानू हो सकता है बुलेट चली हुए। जो फूलों की आवाज है वो आप यहाँ देख, इनको अग्निवीर बना रहे हैं, इन लोगों को अग्निवीर बना रहे हैं या फौज को बना दिया। अब ये कल का जत्था परसों जाएगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है। सड़क से लेकर संसद तक किसानों को लेकर जमकर राजनीति हुई। संसद के बाहर जेजेपी सांसदों ने तख्तियां लेकर विरोध किया। इधर राज्यसभा में जब एमएसपी का मुद्दा उठा तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारी सरकार एमएसपी पर ही खरीदी करेगी। जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वो काम हम करेंगे। इतना ही नहीं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की और उन्हें किसानों को लाडला कह दिया। किसको? शिवराज सिंह चौहान। किसानों को लेकर संसद में हुई चर्चा पर ये अच्छी बहस आपको देखनी चाहिए। जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, वो किसान का लाडला होगा और मैं पूरी तरह आशावान हूँ। 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूँ। किसान के मुद्दे देखिए, एमएसपी का मुद्दा है, किसान संसद मार्च कर रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि देश के अन्नदाता सड़क पर हैं। ठीक नहीं लगता, जल्दी ही बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आगे कौन सी खबर है ये आपको बता देते हैं। देख लीजिए अगली खबर क्या है। इंदौर में ट्रैफिक नियम मत तोड़ना भाई साहब, नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको पता है? ट्रैफिक व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, मतलब खुद ही खड़ा कर देगी पुलिस। आपको कहेगी कि आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, चलो आओ सड़क पर खड़े हो जाओ। मैं आपको हर दिन इंदौर की कहानी दिखाता हूँ। मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर जिसका पूरे देश में नाम है, स्वच्छता में पूरे देश में नंबर 1 है इंदौर। सफाई के साथ साथ आम लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए भी इंदौर में खूब काम होता रहता है, खूब काम हो भी रहा है। कबाड़ से कैसे जुगाड़ से सजाया गया है इंदौर, तस्वीरें विस्तार से आपको दिखाई थी। आज आपको एक और अच्छी तस्वीर इंदौर की दिखाने वाला हूं, देख लीजिए क्या है खबर। अब ट्रैफिक नियमों को लेकर इंदौर प्रशासन सख्त हो गया है। अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो क्या होता है? चालान काट दिया जाता है, या कई बार आप कुछ पैसे देते हैं और मामला रफा दफा करवा देते हैं, या किसी को फोन लगाकर धमकी भी देने लगते हैं। लेकिन इंदौर में चालान तो काटा ही जा रहा है, साथ ही तत्काल सजा भी दी जा रही है। नियम तोड़ने वाले स्टूडेंट्स को ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी दी गई कि भाई साहब आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा है ना, खड़े हो जाओ, आप खुद रोको। आप जैसा अगर कोई कर रहा है, बहुत जल्दी थी ना आगे निकलने की, अब 1 घंटे ट्रैफिक संभालो, ड्यूटी करो। देखिए तस्वीरों, ये इंदौर में एबी रोड के MR9 चौराहे का नजारा है। यहाँ कोई भी वाहन चालक अगर जेब्रा क्रॉसिंग की स्टॉप लाइन से आगे निकल रहा हो या रॉन्ग साइड जा रहा हो, उसे ट्रैफिक पुलिस रोककर चालान तो काट ही रही है, उसके बाद उन लोगों को ऐसे ही, देख लीजिए तस्वीर मेरे बगल में चल रही है, सिग्नल पर ट्रैफिक कंट्रोल करने की सजा दे रही है। अच्छी तस्वीर है, रिपोर्ट देखिए विस्तार, फिर आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो लोग ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं, उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा करवा के लोगों को ट्रैफिक के बारे में जागरूक करने का पनिशमेंट दिया जा रहा है। इंदौर वासियों, हमने अभी BRTS में ट्रैफिक का जो रूल है वो तोड़ा था। कॉलेज के स्टूडेंट से
बाइक से जा रहे थे, ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, पुलिस ने इन्हें रोका और अब ये तीनों लोगों को ट्रैफिक रूल के बारे में समझाइश दे रहे हैं। अभी आरटीएस में हमने गाड़ी घुसा दी थी तो अभी उसी का चालान अभी कट गया, पर ये हम लोगों ने गलती करी, पर आप लोग गलती ना करें। हमसे तो गलती हो गई, पर हम ऐसा चाहेंगे कि आने वाले जो भी सब नियमों का पालन करें। इंदौर पुलिस बहुत बेहतरीन कर रही है इस संदर्भ में। हम ये चाहते हैं कि जनता के लोग ही उन्हें समझाएं, इसलिए जो नियम का उल्लंघन करते हैं हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि चूंकि आपने उल्लंघन किया है तो आपके द्वारा ही आप जनता को मैसेज दें कि उल्लंघन ना करें। बताइए, स्मार्ट हैं, युवा हैं, कह रहे हैं भाई हमने तो ट्रैफिक तोड़ दिया, आप मत तोड़िएगा। अच्छी तस्वीर थी इसलिए आपको विस्तार से दिखा दी। दूसरे शहरों को भी इंदौर से सीखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हाल बेंगलुरु की तरह हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बताने के लिए मैं आज ट्रैफिक जाम पर एक रिसर्च लेकर आया हूं। अगली खबर ट्रैफिक जाम से जुड़ी है। चलिए आप घर से निकलते हैं, आप घर से निकलते देखिए रेड और येलो लाइट में कितना समय बर्बाद होता है। ट्रैफिक का मसला था इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। इस खबर को ध्यान से देखिएगा, बहुत आम जन से जुड़ी हुई खबर है। समझ गए आप? रेड और येलो लाइट में कितना समय बर्बाद होता है जब आप सड़क पर चलते हैं। आप घर से निकलते हैं तो अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हो जाती है। ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है या किसी भी जरूरी काम से जा रहे हैं तो एक मिनट कितना जरूरी होता है कि नहीं होता? लेकिन इसी बीच गाड़ी खड़ी हो जाए तो कितना गुस्सा आता है। चिड़चिड़ाते हैं ना आप, अरे यार सामने गाड़ी लगा दी, अरे यार इधर से भी नहीं निकल सकता, इधर से भी नहीं निकल सकता। गुस्सा आता है कि टाइम से पहुंचना होता है, लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं। आपको पता है, शहरी इलाकों में एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम। इसलिए आज विस्तार से आपसे ट्रैफिक जाम पर बात करूं। देखिए, आपको पता है, जानते हैं आप ट्रैफिक जाम से आपके जिंदगी का कितना समय बर्बाद हो जाता है? जानना चाहते हैं तो आपको बता देता हूं। शहर के ट्रैफिक को मापने वाले टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के 2023 के आंकड़ों पर बात करेंगे आज। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स दुनिया के 55 बड़े देशों के ट्रैफिक ट्रेंड पर रिसर्च करता है। 55 देशों पर 2023 में 55 देश के 387 शहरों में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाले शहरों की लिस्ट बनाई गई। इसमें सबसे पहले हम भारत की बात कर लेते हैं। देखिए आप, भारत के खराब ट्रैफिक वाले टॉप 4 शहर कौन से, पहले वो देख लीजिए। पहला नंबर बेंगलुरु का आता है, दूसरा नंबर पुणे का आता है, तीसरा नंबर दिल्ली का आता है और चौथा नंबर मुंबई का आता है। ये खराब ट्रैफिक वाले शहर हैं। बेंगलुरु में 10 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 28 मिनट 10 सेकेंड लगता है। इससे बेंगलुरु में रहने वाले लोगों का साल में 132 घंटे केवल समय बर्बाद हो जाता है। 132 घंटे। बेंगलुरु विश्व में ट्रैफिक जाम के मामले में 6वें स्थान पर है। इसी तरह पुणे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 27 मिनट 50 सेकंड लगता है और साल भर में 128 घंटे बर्बाद हो जाते हैं हमारे और आपके। पुणे विश्व में ट्रैफिक जाम के मामले में 7वें नंबर पर है। फिल्म सिटी मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल जान लीजिए, ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। दिल्ली में 10 किलोमीटर का सफर तय करने में 21 मिनट 40 सेकंड लगता है और मुंबई में 21 मिनट 20 सेकंड लगता है। देश में ट्रैफिक जाम की स्थिति तो आपको समझा दिया, अब दुनिया में क्या हाल है ये भी जान लीजिए। विश्व स्तर पर ब्रिटेन की राजधानी लंदन टॉप में है और आयरलैंड की राजधानी डबलिन दूसरे नंबर पर है। यहाँ जिंदगी का सफर बहुत धीमा है। लंदन में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए औसतन 37 मिनट 20 सेकंड और डबलिन में 29 मिनट व 30 सेकंड का समय लग जाता है। मतलब समझ रहे हैं ट्रैफिक जाम की समस्या केवल भारत में नहीं है, दुनिया भर में ट्रैफिक जाम की समस्या है। इसके पीछे बड़ी वजह है शहरी आबादी तेजी से बढ़ना और आबादी के साथ गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार शहरों की बढ़ती आबादी के कारण हर 6 साल में शहरी गाड़ियों की संख्या दोगुनी हो जाती है। इस खबर पर इसने विस्तार से बात कर रहा था कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी निस्संदेह पुलिस पर है, लेकिन
बेतरतीब वाहनों को हम आप चलाते हैं जब बेतरतीब तरीके से, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर हम आप 1 मिनट 30 सेकंड 15 मिनट पहले घर से निकल जाएं, तो जो 30 सेकंड 1 मिनट और 2 मिनट का लफड़ा है ना, ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत कुछ अपनी जिम्मेदारी भी है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे। आप जब बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, और जहां ट्रैफिक व्यवस्था आपको दुरुस्त मिलती है, या तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है, सोचिए कितना सुकून मिलता है। आपके जहन में तुरंत आता है, यार ये शहर बहुत बढ़िया है, यार ये शहर बहुत बढ़िया है, यहाँ रुकना नहीं पड़ता, ठहरना नहीं पड़ता है। आता है कि नहीं आता है? इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सके और कैसे एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाई जा सके। इसलिए इतने विस्तार से इस खबर पर बात कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। बच्चे ने ड्रोन बनाया और बैठकर उड़ गए। वाह, देखिए, देखते रहिए कुछ देर तक। हालांकि आप दिन भर से विस्तार न्यूज में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते रहिए क्योंकि देखने का मन कर रहा है। देखिए, और विस्तार से देखना चाहते हैं तो दिखा देते हैं। जब हम सब स्कूल में पढ़ते थे तो साल में एक बार साइंस का प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता था कि नहीं? तब बहुत बड़ा सिरदर्द होता था। ये कई बार तो किसी दूसरे दोस्त से बनवा लेते थे, मैंने तो बनवाया है। कुल मिलाकर मामला जैसे तैसे कट जाता था। लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाते थे। मध्य प्रदेश के एक छात्र ने कमाल कर दिया है। क्या कमाल किया है चलिए बता देता हूं, विस्तार से देख लीजिए। मध्य प्रदेश के एक छात्र ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। छात्र का नाम मेधांश त्रिवेदी है और छात्र ने ड्रोन बनाया है। ड्रोन भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि ऐसा ड्रोन जिसमें इंसान बैठकर उड़ सकता है। ग्वालियर के 10 सिंधिया स्कूल के छात्र मेधांश त्रिवेदी ने बहुत कमाल करते हुए एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो 80 किलो के व्यक्ति को लेकर उड़ सकता है। हालांकि अभी ये ड्रोन एक बार में 6 मिनट तक ही उड़ सकता है, लेकिन ड्रोन जमीन से 4 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है। 4 किलोमीटर ऊपर काफी दूर होता है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए अभी इस ड्रोन को 10 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ा रहे हैं और स्पीड की बात करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। हमारे सहयोगी अनिल गौर ने मेधांश की स्कूल में जाकर मेधांश से बात की, पूरा ड्रोन देखा। मेधांश की स्कूल से ये रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ आपको समझने में आसानी होगी। फिर आगे की बात करता हूं, पहले अनिल गौर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कभी आपने सोचा है कि ड्रोन में इंसान बैठकर उसे उड़ा सकता है? मैदान से कहेंगे कि मैदान से एक बार फिर इसको थोड़ा सा और एक बार फिर ऊंचाइयों पे ले जाइए। तब YouTube में रिकमेंडेशन आया चाइना की एयर टैक्सी, तो मैंने उस पर क्लिक किया तो देखा मैंने कि एक चाइना ने एयर टैक्सी बनाई है जिसमें 4 लोग बैठ के उड़ सकते हैं। काफ़ी महंगी भी थी, तो मैंने उससे प्रेरणा ली। मुझे लगा कि हिंदुस्तान में हमको कुछ बनाना चाहिए ऐसे। कितनी ऊंचाई तक इसे उड़ा सकते हैं? देखिए, बिना बैठे 1 घंटे का फ्लाइट टाइम है इसका, तो 1 घंटे के अंदर आप जितना ऊपर जा सकें और नीचे आ सकें उतना, वो करीबन 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर ऊपर जा सकते हैं। और बैठ के मैं 10 मीटर के ऊपर नहीं ले जाता हूँ सेफ्टी रीजंस की वजह से। ये बच्चा आपको बहुत प्यारा नहीं लगा? अच्छा लगा ना? मुझे तो एक बार फिर से देखने का मन कर रहा है। एक बार फिर से ये रिपोर्ट दिखाइए जरा, एक बार फिर से। कभी आपने सोचा है कि ड्रोन में इंसान बैठकर उसे उड़ा सकता है? मैदान से कहेंगे कि मैदान से एक बार फिर इसको थोड़ा सा और एक बार फिर ऊंचाइयों पे ले जाइए। तब YouTube में रिकमेंडेशन आया चाइना की एयर टैक्सी, तो मैंने उस पर क्लिक किया तो देखा मैंने कि एक चाइना ने एयर टैक्सी बनाई है जिसमें 4 लोग बैठ के उड़ सकते हैं। काफ़ी महंगी भी थी, तो मैंने उससे प्रेरणा ली। मुझे लगा कि हिंदुस्तान में हमको कुछ बनाना चाहिए ऐसे। कितनी ऊंचाई तक इसे उड़ा सकते हैं? देखिए, बिना बैठे
1 घंटे का फ्लाइट टाइम है इसका। तो 1 घंटे के अंदर आप जितना ऊपर जा सकें और नीचे आ सकें उतना, वो करीबन 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर ऊपर जा सकते हैं। और बैठ के मैं 10 मीटर के ऊपर नहीं ले जाता हूँ, सेफ्टी रीजंस की वजह से। मेधांश का सपना है कि वो आने वाले समय में ऐसा ड्रोन बनाए, और तो नहीं देखना चाहते हैं रिपोर्ट जिसे आम लोग इस्तेमाल कर सकें। बताइए, मेधांश जो सपना इतनी कम उम्र में देख रहे हैं और उस पर इतना काम भी किया है, वो सपना जब पूरा होगा तो कितनी सुविधा होगी। मेरी तरफ से और विस्तार न्यूज़ की तरफ से मेधांश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेधांश ऐसे ही प्रयोग करते रहिए और जीवन में खूब आगे बढ़िए, और बच्चों को मेधांश से सीख लेना चाहिए। इसलिए ये खबर आपको दिखा रहा था, विस्तार से बता रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है। आज अच्छी खबरें बहुत आ रही हैं, वाह लिखना पड़ रहा है। ये प्राइवेट नहीं सरकारी स्कूल है। अच्छी खबरें जब आती हैं, हमेशा आप कहते होंगे सीधे मुद्दे की बात में जब आते हो गुस्से में आते हो, यही बताते हो ये खामी है ये खामी। अरे सुंदर तस्वीरें भी दिखाता हूं भाई, देखिए आपको सरकारी स्कूल की बदहाली की खबर अक्सर दिखाता हूं, लेकिन आज सरकारी स्कूल से अच्छी खबर आई है, शानदार खबर आई है, इसलिए अच्छी खबर भी दिखाना जरूरी है। खबर दिखाना इसलिए भी जरूरी है ताकि बाकी जिलों के लोग भी इससे सबक लें। पूरी खबर जान लीजिए, पूरी खबर देख लीजिए। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से है। वैसे तो डिंडोरी आदिवासी बाहुल्य जिला है, लेकिन डिंडोरी के एक सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं प्राइवेट स्कूल को भी मात दे रही है। स्कूल की साफ सफाई और सजावट किसी भी बड़े से बड़े स्कूल को मात देती है। दोपहर को मिलने वाला खाना भी किसी हाई क्लास रेस्टोरेंट से कम नहीं। खाने की क्वालिटी भी बिल्कुल घर जैसी है। अब बताइए, किसी सरकारी स्कूल में इतनी सुविधाएं हों तो उस पर विस्तार से बात करना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है करना चाहिए। सरकारी स्कूल डिंडोरी जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर अमरपुर विकास खंड में बना है। सारंगढ़ गांव के इस स्कूल में करीब 74 बच्चे पढ़ते हैं। आपको पता है, ये स्कूल टीचर और गांव वालों के सहयोग से चल रहा है। आपसे हमेशा कहता हूं कि कोई भी अच्छी व्यवस्था बिना पब्लिक के सहयोग के नहीं चल सकती है। सबसे पहले स्कूल की 2 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर में आपको मां की बगिया दिखाई दे रही होगी। इस बगिया में स्कूल के ही टीचर मधुदीप उपाध्याय गांव वालों की मदद से बच्चों के लिए हरी सब्जियां उगाते हैं ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके। बच्चों के बनने वाले खाने के लिए सब्जियां इसी बगिया से ली जाती है। दूसरी तस्वीर में बच्चों के लिए खाना बन रहा है। बच्चों के खाने की गुणवत्ता भी चेक की जाती है। इसके बाद खाना बच्चों को दिया जाता है। जब हमारे सहयोगी अनिल साहू स्कूल पहुंचे तो पता चला कि स्कूल में छात्र संसद का भी गठन किया गया। मतलब ये सब वो व्यवस्थाएं हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में की जाती हैं, लेकिन बच्चों को संसद की कार्यवाही और देश की राजनीति से वाकिफ कराने के लिए छात्र संसद की व्यवस्था भी की गई। स्कूल के बच्चों ने अपने ही बीच से एक प्रधानमंत्री भी चुन रखा है। मतलब स्कूल वालों ने, बच्चों ने मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया। अनिल साहू ने स्कूल में बच्चों के साथ बैठकर खाना भी खाया, छात्र संसद के प्रधानमंत्री से बात भी की। स्कूल से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करें। सारंगढ़ का एकीकृत माध्यमिक विद्यालय अच्छे प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है। मेरे हाथ में जो ये टिफिन देख रहे हैं, इसमें मध्याह्न भोजन की सैंपलिंग रखी गई है। रोजाना ऐसी सैंपलिंग रखी जाती है, बाकायदा इसमें बच्चों के साइन होते हैं। सारंगढ़ का यह स्कूल है, यहाँ का मध्याह्न भोजन चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी थाली में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस थाली में आप देख लीजिए, यहाँ पे बाकायदा सलाद जो कि होटलों में मिलता है, सब्जियां भी है, उसके साथ साथ दाल भी है। आज तो खाने में बहुत कुछ है जी। आज बस रहता है कि रोज रहता है? आपके यहाँ बाल कैबिनेट भी है जी। क्या है यहाँ बाल कैबिनेट? प्रधानमंत्री जी। एकीकृत माध्यमिक शाला सारंगढ़ है। ये हमारी माँ की बगिया है जो काफी बृहद स्तर पे हमने यहाँ पे सब्जियां उगाई है, और हमारा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को ऑर्गेनिक सब्जी खिलाएं। लगभग 80% सब्जी हम अपने किचन गार्डन से उगाते हैं, और हमारा काफी लंबा चौड़ा गार्डन है। ऐसा आदर्श स्कूल है जिसकी तारीफ केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिले के शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर भी कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने ऐसे टीचर्स को प्रोत्साहित करने की बात भी की है। कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि वो मध्याह्न भोजन मेन्यू की व्यवस्था दे रहे हैं। वैसे डिंडोरी जिले में कई जगह मिलता है,
लेकिन अगर इन्होंने अच्छा काम किया है तो हम इनको प्रोत्साहित करेंगे और आगे भी इनको जब भी ऐसा शासन की योजना है हम इनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। 26 जनवरी को भी इनका नाम बदलेंगे। 2-3 बार सारंगढ़ माध्यमिक शाला गया हूँ, अमरपुर ब्लॉक में है। वहाँ का हेडमास्टर बहुत ही एनर्जेटिक है और जन सहयोग के माध्यम से उसने विद्यालय को कितना खूबसूरत बना के रखा है और साथ ही किचन गार्डन वगैरह है, उसमें जो सब्जियां। सीधे मुद्दे की बात यह है कि ऐसे स्कूल देश के लिए बहुत जरूरी हैं। बदहाल स्कूलों के जिम्मेदार अधिकारियों को ये रिपोर्ट देखनी चाहिए और सीखना भी चाहिए। चलिए, अच्छी तस्वीर आई थी, अच्छी खबर थी और सकारात्मक पहल थी, इसलिए विस्तार से दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है ये देख लीजिए। अगली खबर क्या है? बच्चों की चोट को बहुत गंभीरता से लेना है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? आज इंदौर से बहुत दुखद खबर आई है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो इस खबर को जरूर देखिएगा। आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, शैतानी करता है, खेलता है, कूदता है, आपकी बात नहीं सुनता है, मौज मस्ती करके घर लौटता है, इस खबर को देखिए। इस खबर को देखिए क्योंकि इस खबर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक छोटी सी लापरवाही कितना गंभीर रूप ले सकती है। इंदौर में साइकिल से गिरने से बच्चे की दुखद मौत हो गई है, लेकिन बच्चे की मौत कोई आम मौत नहीं है, बहुत दर्दनाक मौत हुई। इसलिए आज इस खबर पर विस्तार से बात करूंगा ताकि आप अपने बच्चों को लेकर सावधान हो सकें। अगर बच्चा बाहर खेल रहा है तो उसका ध्यान रखें। इंदौर के सुदामा नगर इलाके में रहने वाला बच्चा वत्सल रावत साइकिल चला रहा था। इसी दौरान वत्सल रावत साइकिल से गिर जाता है और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है ना? हैरान करने वाला मामला। थोड़ी सी हैरानी हुई कि नहीं? वत्सल मात्र 12 साल का था और 7वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन साइकिल से गिरने से वत्सल की मौत हुई। ये समझिए कैसे। सबसे पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। फुटेज देखकर पता चलता है वत्सल साइकिल चलाते हुए संतुलन बिगड़ने की वजह से गिर जाता है। गिरने के बाद वत्सल दर्द से कराहता हुआ दिख रहा है। दरअसल साइकिल से गिरने के बाद वत्सल के पेट में बहुत तेज चोट लग गई। वत्सल को इतना तेज दर्द हुआ कि वो अपनी साइकिल भी नहीं उठा पाया और भागकर घर गया। घर वालों को बताया कि साइकिल से गिरकर चोट लग गई है। घर वालों ने सोचा होगा हल्की फुल्की चोट होगी, ठीक है, बच्चे गिरते हैं, थोड़ी बहुत चोट लगती है। थोड़ी देर बाद वत्सल बेहोश हो गया। तब घर वाले वत्सल को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक वत्सल की जान जा चुकी थी। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि वत्सल को साइकिल के हैंडल से इतनी तेज चोट लगी थी, चोट इतनी तेज थी कि वत्सल का लीवर फट गया। लीवर फटने से वत्सल की जान जाने की संभावना है। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में, पहले सुनिए फिर आगे बात करें। साइकिल चलाते समय अचानक बैलेंस बिगड़ने से साइकिल से गिरा है और ये इसको बच्चे को साइकिल का हैंडल पेट में प्रेस हुआ है। बाद में घर पहुंचा, इसको दर्द हुआ, उसके बाद हॉस्पिटलाइज किया गया इसको चोइथराम और बाद में फिर जुपिटर विशेष हॉस्पिटल ले गए। लेकिन वहां पे डॉक्टर्स ने बताया कि इसका लीवर डैमेज हुआ है चोट लगने से और उसी के कारण बाद में इसकी मृत्यु हुई है। बच्चों की किसी भी चोट को हल्के में बिल्कुल ना लें। और अगर बच्चा बाहर खेल रहा है तो खेलते समय बच्चे का खूब ध्यान रखें, उसका खूब ख्याल रखें। घर वालों पर तो इस घटना के बाद दुखों का पहाड़ टूटा ही है, लेकिन घर वालों ने इस दुख की घड़ी में भी बहुत बड़ा फैसला किया। वत्सल के घर वालों ने वत्सल की जान जाने के बाद उसके नेत्रदान का फैसला लिया। वैसे घर वालों का फैसला बहुत ही गर्व करने वाला है। वत्सल के मामा क्या कह रहे हैं, सुनिए। तभी डिसाइड किया कि उसको नेत्रदान कर दिया जाए, तो तब घर पे पहुंचकर हमने नेत्रदान वालों को इन्फॉर्म किया और वो आकर उन्होंने नेत्रदान। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बच्चा अगर बाहर खेल रहा है तो उसका बहुत ध्यान रखें। बच्चों की चोट को बिल्कुल हल्के में ना लें। बहुत दुखद खबर थी। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कौन सी है ये बता देते हैं। एमपी के किसान भाइयों सावधान, पराली नहीं जलानी। क्यों कह रहा हूं, आपको इसके पहले भी एक खबर दिखाया था और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना दूभर हो जाएगा। 27 नवंबर को आपको विस्तार से खबर दिखाई थी, रिक्वेस्ट किया था पराली मत जलाइए। बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में इतना पराली जलाया जा रहा है कि देश में नंबर 1 हो गया है पराली जलाने में। हमने 27 तारीख को ही बताया था कि एमपी सरकार सख्त हो गई है। पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया।
1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी भी पराली जलाने का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। इसलिए विस्तार न्यूज सीधे उस गांव में पहुंचा जहां पराली जलाई जा रही है। धान की फसल काटने के बाद खेतों में बड़ी संख्या में पराली से छुटकारा पाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका खेत में ही जला दो। बड़ी संख्या में ये हो रहा है, लेकिन ये दूसरों के लिए जानलेवा हो सकता है। आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। कृषि विभाग कहता रहता है कि पराली का क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसानों को सबसे आसान तरीका लगता है पराली जलाना। देश में सबसे ज्यादा पराली मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है इन दिनों, और एमपी में भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पराली जबलपुर में जलाई जा रही है। इसलिए हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने सीधे किसानों के खेत में जाकर हाल जाना है। रिपोर्ट देखिए, अंदाजा लगाइए, समझिए और किसान रुक जाइए। देखिए, पराली किसानों के लिए भी नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देख सकते हैं इस वक्त मैं खेत पर मौजूद हूँ। जबरदस्त धुआं यहाँ पर उठ रहा है क्योंकि एक किसान ने अपने खेत में रखी पराली को जलाया है। मजबूरी क्या है किसानों की आखिरकार? जलाना इसलिए पड़ता है कि गेहूं की बोनी नहीं हो पाएगी इसके बाद अगर ये रहेगी तो। इसको सड़ाने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। जमीन की उर्वरक क्षमता तो कम होती है। अगर ये स्थिति रहेगी तो कुछ सालों में मतलब खेती करना बंद हो जाएगा, बंजर हो जाएगी पूरी जगह। इतनी बारीक बात भी आप लोग जब जानते हैं तो फिर क्यों पराली जलाएं? मजबूरी है साहब। अभी जैसे कृषि विभाग वाले कहते हैं वो ये सीड ड्रिल ले आओ, वो ले आओ, हैप्पी सीड ड्रिल ले आओ, हम लोग सुपर सीडर भी ला के रखे हैं, कुछ नहीं होता उससे। अगर इसको हटाएंगे तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा आएगा, कौन देगा वो? किसान कह रहे हैं मजबूर हैं वो पराली जलाने के लिए। क्या करेंगे? 8 से 10 हज़ार खर्चा आएगा तो कैसे दे पाएंगे? बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आज से 60 साल पहले तक हमारे देश में पराली जलाने का कोई मुद्दा ही नहीं था। तब किसान अपने फसलों की कटाई हाथों से करते थे तो खेत में कोई अवशेष बचता ही नहीं था। ये पराली की समस्या क्यों हुई जानते हैं? क्योंकि अब धान की कटाई मशीनों से होती है। साल 1970 में पहली बार मशीनों से फसल की कटाई शुरू हुई, जिसके लिए कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल किया गया। अब मशीनों से कटाई शुरू हुई तो फसलों का कुछ हिस्सा जमीन में ही रह जाता है, जिसे पराली कहते हैं। और यही पराली अब किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, बड़ी समस्या बन गई है। खेतों से पराली को हटाने के लिए एक किसान को तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है। ऐसे में एक छोटा किसान इतना भारी खर्च नहीं उठा पाता और मजबूरी में किसान को पराली जलानी पड़ती है। इस मामले पर विस्तार न्यूज एक्सपर्ट से भी बात की है, सुनिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। आपसे निवेदन करता हूं कि आप पराली ना जलाएं, इसके विकल्प आ चुके हैं। जैसे बोनी की तकनीक आप देख रहे हैं कि हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल से हम बोनी कर सकते हैं। नरवाई सीधी पराली में ही बुआई होती है और ये आप फील्ड भी हमारी जो देख रहे हैं ये हैप्पी सीडर की फील्ड है और प्रॉपर जर्मिनेशन इसका हुआ है। इसके अतिरिक्त भी आप जो है बेलर के द्वारा पराली के जो गट्ठे बनाए जाते हैं, गट्ठे बनाकर विभिन्न उपयोगों में आप ला सकते हैं इनको। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप नरवाई ना जलाएं। कृषि विभाग के अधिकारी आपको उपाय बता रहे हैं। आपके आसपास अगर कोई किसान पराली जला रहा है तो उससे बात कीजिए, समझाइए और अगर जरूरत पड़े तो सरकारी अधिकारियों से मिलवाइए। पराली की समस्या से किसान और अधिकारी दोनों बातचीत और समझाइश के बाद ही निजात पाई जा सकती है। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि पराली नहीं जलाना है भाई, मत जलाइए। आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और आग लगने का भी खतरा होता है। साथ ही आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती है। मत जलाइए, आपका भी नुकसान है। सब कुछ बता दिया, अब आगे बढ़ने का समय हो गया है। चलिए आगे कौन सी खबर है ये बता देते हैं। गुंडागर्दी की रील बनाते थे, पुलिस ने हेकड़ी निकाल दी। बताइए, हाथ जोड़ रहे हैं। इधर देखिए, इनको देखिए, चश्मा लगाए, बहुत खूबसूरत, लिए तमंचा, हीरो बन रहे थे, उठक बैठक किए। फेमस होने के चक्कर में आजकल तो कुछ नहीं चल रहा है, आजकल देश रील देख रहा है बस। बेटा जरा ये सामान देना, हाँ पापा दे रहा हूं। क्या कर रहा है? रील देख रहा है। बेटा जरा ये कर देना, हाँ दे रहा हूं अम्मा, कर रहा हूं। होता है कि नहीं? रील देख रहे हैं लोग। रील नहीं देखना है, रील देखना भी है, ठीक है, रील से बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसे नहीं देखना है, ये नहीं करना है।
फेमस होने के चक्कर में, ज्यादा व्यूज और फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में सोशल मीडिया पर रंगबाजी नहीं करना। रील बनाते वक्त चाकू, बंदूक और हथियार नहीं लहराना है, बिल्कुल नहीं लहराना, नहीं तो पुलिस आपके अंदाज में ही आपको जवाब देगी और रील नहीं रियल में देगी। देखिए तस्वीर और समझिए, ये तस्वीर उल्टा सीधा पोस्ट करने वालों पर एक्शन की। पहली तस्वीर में आप सोशल मीडिया में डाले गए मंचलों के पोस्ट देख रहे हैं, जिसमें बदमाश चाकू, पिस्टल लेकर खौफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर पुलिस के एक्शन की है। पुलिस ने एक्शन लेकर बदमाशों का इंप्रेशन बिगाड़ दिया है। बदमाश एकदम लाचार नजर आ रहे हैं और अपने किए को लेकर माफी मांग रहे हैं, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। इस तरह के पोस्ट करने वाले बदमाश खुद अपना अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानना चाहते हैं? विस्तार से जान लीजिए, चलिए बता देता हूं। मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है, जहां सोशल मीडिया पर रंगबाजी करने वाले मंचलों पर पुलिस ने कार्रवाई की। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बदमाश खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद अब तक सैकड़ों बदमाशों को रायपुर पुलिस ने सबक सिखाया। साइबर सेल की एक विशेष ब्रांच सोशल मीडिया में खुद को डॉन और बादशाह साबित करने वाले बदमाशों पर निगरानी कर रही है और आईपी एड्रेस के जरिए उनकी पहचान की जा रही है, जिसके बाद पुलिस इन लोगों पर कार्रवाई करती है। पुलिस बदमाशों के बाल काटकर इनके द्वारा डाले गए पोस्ट का रीमिक्स बनाती है और फिर सोशल मीडिया पर रील जारी करती है। आगे बताऊंगा, लेकिन जो इतना कुछ बताया है वो देखना भी तो चाहिए। देखिए रिपोर्ट। उसके बाद तो अभी मोबाइल सब चलाना, सब चीज़ पूरा उसका बंद करवा दी हूँ मैं। मोबाइल उसके पास कुछ भी चीज़ नहीं है और कुछ रखता भी नहीं है। वो सब गलत काम है। तुम तो चले जाते हो अंदर, लेकिन हम लोगों को परेशानी होता है, माँ बाप को परेशानी होता है, ऐसे करके मना करते हैं। मोआ दारू भट्टी में मैं मोबाइल छीना था और 120 रुपये छीना था, चाकू मारा था। माफ़ करना सर जी, आज के बाद गलती नहीं करूँगा। सरकारी नौकरी करता हूँ सर जी, गलती हो एक बार, अब नहीं करूँगा सर जी। ऐसा क्यों करना कि गलती हो गई सर जी करना पड़े? क्यों करना? पुलिस की कार्रवाई जैसे को तैसा वाली है। जो बदमाश अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए इस तरह का पोस्ट करते थे, पुलिस की कार्रवाई के बाद कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे हैं। कह रहे हैं चाकू पिस्टल पकड़ना पाप है, कानून हमारा बाप है। यही अगर पहले समझ गए होते भाई साहब, तो आज कानून को बाप ना बना पड़ता, तो थाने में ऐसे उठक बैठक नहीं करना पड़ता। बताइए, जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए, उस उम्र में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मम्मी पापा का नाम डुबा रहे हैं, खुद तो थाने में चले जा रहे हैं और बाद में घर वाले परेशान हो रहे हैं। थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। सोशल मीडिया में हथियार दिखाते पोस्ट डालने वाले 100 से ज्यादा बदमाशों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इनमें से कई नाबालिग भी हैं, जिनका पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। हथियार लहराते हुए पोस्ट करने वालों पर आर्म्स एक्ट लगाकर पुलिस जेल भेज रही है। इस कार्रवाई पर रायपुर के एसएसपी डॉक्टर संतोष सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। कई बार चाकू, कई बार किसी हथियार नुमा चीज़ के साथ वीडियो वायरल करते धमकाते नज़र आते हैं। ऐसे लोगों को हमारा जो साइबर यूनिट है, जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, वो उनको मॉनिटरिंग कर रहा है और ऐसे सैकड़ों लोगों को जो ज़िले में कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसे पोस्ट कर रहे थे, किए हैं, उनकी मॉनिटरिंग करके उनकी डिटेल्स निकालेंगे। उन सभी को बुला के उनके नए अपराधों को खंगाला जा रहा है। उन्हीं की भाषा में वैसे ही उनके हम लोग वीडियो बनवा रहे हैं, जिसमें वो लोग बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो इस तरह से काम करना ये अवैध है। पुलिस की यह कार्रवाई साफ साफ शब्दों में कह रही है कि सोशल मीडिया पर दादागिरी नहीं चलेगी। वैसे भी नहीं चलेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि अगर दादागिरी करेंगे तो पुलिस कान पकड़कर माफी मंगवाएगी। पुलिस ने यह पहल करके बहुत शानदार काम किया। इस तरह के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, ताकि इनको कानून की ताकत का पता चले और एक सबक भी मिले, जिससे बदमाश आगे किसी तरह की बड़ी वारदात को अंजाम ना दे सके। सीधे मुद्दे की बात यह है कि इस तरह से रील बनाने के चक्कर में मत पड़िए। मोबाइल जो आपके हाथ में है उसका सदुपयोग कीजिए। केवल रील बनाने से ही मोबाइल का उपयोग नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है?
आदिवासी भाइयों की ये फौज गजब अनुशासित है। ये पुलिस वाले नहीं है, ये भी बता दूं आपको, ये पुलिस वाले नहीं है। तस्वीर अच्छी आई है, बड़ी अनुशासित आई है। आज़ादी से पहले की बनी सेना अभी भी काम कर रही है। आज़ादी से पहले की बनी सेना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज की तरह आदिवासी समाज के लोगों की अनोखी फौज है। ये तस्वीर देखकर आपको लगेगा कि ये पुलिस के जवान हैं, किसी प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, क्योंकि इनके बदन पर खाकी वर्दी है, सिर पर टोपी है, सीने पर नेम प्लेट है, कंधे पर स्टार है। इसके साथ ही ये लोग पूरे अनुशासन के साथ एक कतार में खड़े हैं। लेकिन ये पुलिस के जवान नहीं है भाई साहब, बल्कि क्रांतिवीर कंगला माझी की सेना के जवान हैं, जो आदिवासियों के हित के लिए काम करते हैं। क्या है पूरा मामला, बता देता हूं आपको। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का है। इस फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस फौज के लोग साल भर में 3 दिन के लिए बालोद जिले के बागमार गांव में इकट्ठा होते हैं। इस दौरान देश भर से लाखों माझी सरकार के सैनिक यहां जुटते हैं और 5 दिसंबर को हीरादेव सिंह उर्फ कंगला माझी का शहादत दिवस मनाते हैं। यह सिलसिला 1984 से लगातार चलता जा रहा है। इस दौरान देश भर की आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। आदिवासी देवी देवता समेत आदिवासी वेशभूषा और पहनावे का अलग अलग रंग इस कार्यक्रम में नजर आता है। इस फौज का इतिहास आजादी की लड़ाई से भी जुड़ा हुआ है। इस फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लगातार जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए काम करते आ रहे हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इनकी तस्वीर विस्तार से देखना चाहिए। राजमाता दिवस हजारों की संख्या में कंगला माझी के सैनिक पहुंचे हुए हैं, जो आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। एक आस्था का केंद्र देखकर, स्थल समझकर यहाँ पर आते हैं, उनसे नमन करते हैं। जो भी अत्याचार अन्याचार होता है, इसके विरुद्ध समस्या का समाधान के लिए वर्दी पहनना पड़ता है। पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से इस सेना के लोग इसी तरह काम कर रहे हैं। क्रांतिवीर कंगला माझी की सेना में करीब 2 लाख वर्दीधारी सैनिक हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये लोग किसी भी तरह का हथियार अपने साथ नहीं रखते और शांतिपूर्ण तरीके से कानून का पालन करते हुए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। इस सेना में चौकीदार से लेकर कर्नल रैंक तक के पद भी होते हैं, सोचिए। और अपने नियमों को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा अनुशासित होते हैं। इस सेना का गठन करने वाले कंगला माझी का पूरा नाम हीरा सिंह देव था, जिन्होंने 1910 में आदिवासियों की टोली बनाई थी, जिसने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और जंगल सत्याग्रह जैसे कई आंदोलन की शुरुआत की थी। इस सेना के आज भी कई जिलों में प्रतिनिधि हैं और इसमें पुरुष महिला दोनों शामिल हैं। इसको लेकर क्या कह रही है संस्था के अध्यक्ष फुलवा देवी खांगे, सुनिए। माझी जी ने अपना कार्य को आगे बढ़ाते गए, अंग्रेजों से काफी संघर्ष करते गए और ये सारे कार्य चलते आ रहा है और अभी तक के चल ही रहा है। कहीं जगह कोई परेशानी है, समस्याएं हैं लोगों के पास में, तो वो हमारे कार्यालय के माध्यम से कई कानूनी कार्यवाही है या कृषि से संबंधित है, वहाँ जहाँ शिक्षा की कमी है उसके लिए आवाज उठाना, ऐसे अनेकों जो समस्या है उसका आवाज मतलब शासन तक के ये सब पहुँचाया जाता है। बढ़िया काम कर रही है क्रांतिवीर कंगला माझी की सेना। अपने समाज के लिए इनका समर्पण अनोखा है। इस सेना के सभी जवानों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह आदिवासी भाई बहनों के हित में काम करते रहिए और हम इसी तरह से आपकी हौसला अफजाई खबर दिखाकर करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। गुड जॉब कलेक्टर साहब। कहाँ के कलेक्टर साहब हैं? अच्छा, कवर्धा वाले कलेक्टर साहब ने गुड जॉब किया। देखिए, गुड जॉब करने पर कलेक्टर साहब की इतनी बड़ी तस्वीर लगाते हैं हम। ऐसा नहीं कि केवल यही कहते हैं कि कलेक्टर नहीं सुन रहे हैं, एसपी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा काम करने पर आपकी तस्वीर लगाते हैं और कहते हैं गुड जॉब कलेक्टर साहब। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिव्यांग जयराम को अब प्रशासन की तरफ से मदद मिलेगी। कहता हूं ना, विस्तार न्यूज इमोशनल चैनल है और इस खबर को जब मैं कल बता रहा था तो मैं थोड़ा इमोशनल था और मैंने आपसे कहा भी था कि जब ऐसी खबरें आती हैं तो मुझे बहुत दिलचस्पी होती है इसको दिखाने की। मैं बहुत आगे बढ़कर ऐसी खबरें दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है।
आपसे जुड़ी हर खबर हमारे लिए बड़ी खबर है। कल यानी कि 5 दिसंबर को आपको एक खबर दिखाई थी। यह खबर भाई बहन के अटूट प्रेम की थी, भाई बहन के रिश्ते की थी। एक बच्ची अपने दिव्यांग भाई को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। इस बच्ची का नाम संध्या यादव है और संध्या अपने दिव्यांग भाई जयराम को डॉक्टर बनाना चाहती है, जिसके लिए संध्या हर दिन अपने भाई को स्कूल लेकर जाती है। संध्या का भाई चल फिर नहीं सकता, इसलिए संध्या अपने भाई को व्हील चेयर पर बैठाकर 2 किलोमीटर तक पैदल ले जाती है। महज 8 साल की संध्या रोज ऐसा करती है। व्हील चेयर से भाई को ले जाने में संध्या को बहुत दिक्कत होती है। संध्या का परिवार बहुत गरीब है और पिता मजदूरी करके घर चलाते हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए, उसके बाद जो असर हुआ है ये भी बताऊंगा। देखिए, ये भाई बहन का जो प्रेम है, ऐसी खबरें मुझे जब आती हैं तो मुझे लगता है कि आपको दिखानी चाहिए। ऐसे भाई बहन की जोड़ी से आपको मिलाने के लिए मैं स्कूल में आया हूँ। भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाचार इसलिए है क्योंकि वो दिव्यांग है। दिव्यांग भाई के हौसलों को बढ़ा रही है उसकी बहन संध्या। टीवी के हालात में बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन बच्चों को प्रशासन से मदद मिल जाए तो इन बच्चों को काफी राहत मिल जाएगी। तो रोज तुमन साइकिल में था हाँ। लेके ओला हाँ। हैं तो धकेला था तुमन हाँ। और जाए बेरा में लेता। पहले उसकी मम्मी आती थी, ले जाने के लिए भी आती थी, छोड़ने के लिए भी आती थी, पर अब संध्या ही लेके जाती है उसको। कल मेरा सहयोगी जिले के कलेक्टर से जाएगा, कवर्धा कलेक्टर से बात करेगा और पूछेगा कि क्या इनका ये रास्ता और आसान हो सकता है। जब कल मैंने ये खबर दिखाई थी तो कहा था कि हमारा सहयोगी जिले के कलेक्टर साहब के पास जाएगा और संध्या के परिवार की मदद के लिए पहल करेगा। जिसके बाद हमारे सहयोगी वेदांत शर्मा कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा के पास पहुंचे और विस्तार न्यूज की पहल के बाद कलेक्टर गोपाल वर्मा ने संध्या के परिवार की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है और जयराम के लिए ट्राईसाइकिल देने का ऐलान किया है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने इसके लिए समाज कल्याण विभाग को निर्देश भी दिया है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा और समाज कल्याण विभाग की उप संचालक अभिलाषा पांडा। सुनिए। इसकी सूचना मुझे आपके मीडिया के माध्यम से ही मिली है और इसमें समाज कल्याण वाले अधिकारी को मैंने बुलाया था। इसके लिए जो बेहतर हो सकता है हम करेंगे। चूँकि मैंने बच्चे का वीडियो देखा है और उसके पास व्हील चेयर है जो समग्र शिक्षा या शिक्षा विभाग से दी गई है और इसके अलावा कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि उनको अन्य उपकरण की आवश्यकता है तो वो दिया जाए। तो उसके परिपालन में हम कलेक्टर साहब महोदय के निर्देशानुसार बच्चे को ट्राईसाइकिल जल्द से जल्द हम अवेलेबल करवा देंगे। बहुत शानदार कलेक्टर साहब, बढ़िया काम किया है आपने। आप कि इस मदद से संध्या और उसके दिव्यांग भाई को स्कूल जाने में समस्या नहीं होगी। अब संध्या का सपना पूरा होगा, दोनों भाई बहन अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इसीलिए कह रहा हूं गुड जॉब कलेक्टर साहब। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है? अगली खबर, नक्सलियों को करारा जवाब मिल रहा है। ये तो मनोज वाजपेयी का डायलॉग है, लेकिन जवाब कैसे मिल रहा है? बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। नक्सलियों ने जवानों के कैंप पर हमला किया तो जवानों ने बजरंग बली का नाम लेकर नक्सलियों को करारा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया। जवानों के प्रहार के आगे आखिरकार नक्सलियों को भागना पड़ा। नक्सलियों से लोहा लेते जवानों का ये वीडियो बीजापुर के अति संवेदनशील क्षेत्र झिडपल्ली का है। इस नए कैंप को जवानों ने अभी कुछ दिनों पहले ही बनाया था। 5 दिसंबर की रात माओवादियों ने सुरक्षा बलों के इस कैंप पर हमला कर दिया, जहां कई घंटों तक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चली और जवानों ने बजरंग बली का नाम लेकर नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। देख लीजिए जवानों का ये वीडियो, देखिए। जवानों ने बहुत सहजता से नक्सलियों का सामना किया। सामने कितने भी नक्सली हों, जवानों को फर्क नहीं पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के ऑर्डर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एक्शन के बाद हमारे जवान लगातार नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं और बड़े बड़े नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। हमारे जवान अब हर मोर्चे पर नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। समय हो गया है